हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 27 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से। आज एडिटोरियल पेज पे एक ही आर्टिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये बिहार की पॉलिटिक्स है, ये बिहार की पॉलिटिक्स का इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट जा रहा है। कहने का मतलब कोविड-19 के बाद में ये फर्स्ट इलेक्शन है इंडिया में, और फर्स्ट इलेक्शन में कैसा क्या एक नैरेटिव निकल के आता है, उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट इंडिया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन लगना, रिवर्स माइग्रेशन देखना, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, एक इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना, वो सारे इश्यूज अभी बिहार के इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं हावी हैं और उनका इम्पैक्ट इस इलेक्शन पे आएगा। और इस इलेक्शन का इम्पैक्ट जो 2021 में होने वाले फर्स्ट हाफ में जो इलेक्शन होंगे, जैसे तमिलनाडु में होंगे, शायद तमिलनाडु में होंगे, केरला हो गया, असम हो गया, और एक स्टेट हो रहा है मेरे दिमाग से अभी मिस हो रहा है। तो ऐसे करके आप देखोगे तो इन स्टेट्स में भी अब अपकमिंग विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस होंगे, तो वहाँ पर क्या किस तरीके का एक इन्फ्लुएंस रहेगा, वो सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। आप रीड करना चाहो तो कर लेना, बाकी इतना कुछ काम का नहीं है। ये ट्रस्ट इन कंपटीशन, आपको पता है गाफा के बारे में इतनी बार मैं बोल चुका हूँ। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़ॉन, इनकी जो डोमिनेंस है ये लगातार बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ख़त्म करती जा रही है। तो यूएसए में जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है कि भाई किस तरीके से ये जो कंपनीज़ हैं ये कंपटीशन को ख़त्म करती जा रही हैं, अपनी डोमिनेंस क्रिएट करती जा रही हैं। उस चीज़ पे एक एक्सप्लेन पेज भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उसके पहले भी आर्टिकल आ गए 2-3 और आज ये फिर से आया है। थोड़ा सा एक क्रक्स ले लेंगे, बाकी आपको पता है इसका मोटा मोटा। एक एक्सप्लेन पेज आप ज़रूर पढ़ा करो, खुद से पढ़ो या फिर देख लिया करो वीडियोस, ठीक है। यहाँ पर ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ है कि रन लोला रन, दैट मीन्स कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है मैराथन्स में, जो ये लंबी रनिंग होती है, चाहे मेट्रो सिटीज़ हो या फिर जो टीयर 2 मतलब टीयर 1 सिटीज़ हैं जो मेट्रो सिटीज़ में कंसिडर नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे वुमेन पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता जाता है। तो उसके अलावा और कुछ काम की चीज़ लगी नहीं मुझे इसमें। तो एक आर्टिकल तो यहाँ से ये वाला। फिर आइडिया पेज पे आप देखोगे तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ये भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है ये टॉपिक, ये मैटर। बट सी राजा मोहन, इनका ये आर्टिकल है, एक नए तरीके से नए एंगल से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला आर्टिकल है बुक ऑफ अनफ्रीडम। ये मनुस्मृति को लेके बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं। अभी तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर ये कहा गया कि मनुस्मृति जो है वो कहीं ना कहीं वुमेन को डिमीन करती है, ठीक है। डिमीन्स वुमेन, दैट मीन्स उनकी जो वैल्यू है उनको कहीं ना कहीं एक डिफाई करती है, डिक्लाइन करती है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे कि एक तो ये कि जैसे वुमेन जो है मनु धर्मराज, ठीक है, सॉरी मनु धर्म एक इस तरीके से होता है जैसे कि वुमेन जो है उनको प्रोस्टिट्यूट बाय द नेचर होती है वुमेन, ठीक है। तो ये चीज़ एक कमेंट होना उस बुक का, उस कमेंट को हाईलाइट करना, एक जो कॉन्फ्रेंस थी, वेबिनार हो रही थी उसमें। उसके अलावा ये कि वुमेन की ऑटोनॉमी को टाइटली कंट्रोल किया जा रहा है। ये कहा जाता है मनुस्मृति में कि जो वुमेन है उसकी जब शादी नहीं हो, छोटी होती है, तब तो अपने पिता की उसमें रहनी चाहिए, पेट्रोनेज में या फिर कंट्रोल में। शादी हो जाए तो अपने पति के, और जब बूढ़े हो जाओ या फिर एज आपने गेन कर लिया, आपका पति जब एक्सपायर हो जाए तो अपने बेटों के कंट्रोल में रहो। तो ऐसे करके ये सारे जो चीज़ें हैं ना, उनको आज के पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं आप अप्लाई करो तो वो कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सी भी आती है, और वुमेन की जो फ्रीडम है उसको अनफ्रीडम में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो राइटर हैं वो बिल्कुल क्लियर ये बोलते हैं कि ये जो अभी जो नरेशन निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी वेबिनार हुआ उसमें तो मनुस्मृति को क्रिटिसाइज़ किया गया, बट बीजेपी से अलाइड एक एक्टर हैं खुशबू करके, साउथ इंडिया की ही, उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च कर दी, ठीक है, मतलब अपनी तरफ से कि ये एक तरीके से मनुस्मृति को क्रिटिसाइज़ करने का तरीका है, तो ये गलत है। तो इस पे पूरा डिबेट यहाँ पे बता रहा है, मोटा मोटा मैंने आपको बताया। बट इसमें काम की चीज़ क्या है, एक तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के मनुस्मृति का आज किस तरीके से एक मतलब उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। दूसरा,
मनुस्मृति जब लिखी गई थी उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सोच के लिखा गया था, वो मैटर करता है। और आज के टाइम पे अगर उसको हम एज इट इज़ अप्लाई करें तो देखो वो तो पॉसिबल मुझे लगता नहीं है, बट हाँ ये है कि उसकी रेलेवेंस क्या है आज के सिनेरियो में वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात है तो मनुस्मृति को इस तरीके से हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई भी इंटरव्यू में कोई बात हो कि मनुस्मृति इस तरीके से थोड़ा रेडिकल है अपनी अप्रोच में, बाकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन में मनुस्मृति को लिखा गया था। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पर राइटर एक डेटा बहुत अच्छा देते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, कि जितने भी रेप केसेस आते हैं उन रेप केसेस में से लगभग 41% केसेस तो ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स जो हैं वो इलीगली कंसिडर करते हैं और कहते हैं कि ये रेप है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि आज आपने पेरेंट्स की इच्छा के अगेंस्ट में जाकर के इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियन मैरिज कर दी, फिर आप उससे और आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर लिया अपने खुद के कॉन्शियस बेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पेरेंट्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम तो इस मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं करते और ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये तो एक तरीके का रेप केस है। इस तरीके के केसेस में आप देखोगे तो टोटल रेप केस जितने रजिस्टर होते हैं, आप पता है जिनका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, उसके हिसाब से 41% केसेस तो इस तरीके के हैं। तो जब हमारे यहाँ पर जो पैट्रियार्की चल रही है जिसकी वजह से रेप केसेस को कंसिडर किया जाता है, तो 50% केसेस तो यहीं पे गलत हो गए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वुमेन को फ्रीडम देनी चाहिए, उनकी ऑटोनॉमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, और ये हमेशा से एक डिबेटेबल इशू बना रहा है। और जब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं तो मनुस्मृति एज इट इज़ अप्लाई करना इज़ नॉट ए गुड थिंग। हाँ, उसमें जो ठीक चीज़ें हैं, समाज को कैसे चलाना है क्या नहीं चलाना, वो एक अलग है। क्योंकि मनुस्मृति को अगर आप पढ़ोगे ना कभी, तो हो सकता है कि आप अपने खुद की सिचुएशन से उसको कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, बाकी 100% वो चीज़ हम अप्लाई करें वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और उसमें कहीं ना कहीं पैट्रियार्की जो सिस्टम है हमारे यहाँ पे सोसाइटी में चलता है इंडिया में, उसके तो बिल्कुल ही फेवर में आती है मनुस्मृति, और वुमेन है उसको कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट बना करके रखने का वहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो एक बार आप रीड आउट कर लेना, क्रक्स मैंने आपको दे दिया इस आर्टिकल का। यह आर्टिकल देखेंगे कि अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको पता है मोर देन 90 कॉलेजेस में एडमिशन्स होना था। ठीक है, एडमिशन्स होने थे, तो उसमें कट ऑफ जा रही है 100% के नियर बाई। तो आप देख सकते हो कितना अनरियलिस्टिक है ये चीज़। तो देखेंगे और जानेंगे इस आर्टिकल को भी। तो ऐसे करके 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज ट्रस्ट एंड कंपटीशन। लास्ट वीक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक एंटी ट्रस्ट सूट लॉन्च किया है अगेंस्ट गूगल, ये कह के कि ये जो कंपनी है ये अपनी डोमिनेंस को अब्यूज़ करती है और एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को फॉलो करती हुई दिखाई देती है। इसके साथ में यूएसए के 11 स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया है जस्टिस डिपार्टमेंट को इस पर्टिकुलर केस में। तो ये जो मूव है ये अपने आप में यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक तरीके से लाया गया, और इस महीने में शुरुआत में ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो शुरुआत हो गई थी महीने से पहले, 1 महीने पहले, और अभी ये जस्टिस डिपार्टमेंट ने शुरू और कर दिया। तो कहने का मतलब लेजिस्लेचर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कंसर्न है, तो एग्जीक्यूटिव्स भी यूएसए में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड में बिग टेक्निकल कंपनीज जो हैं उनमें 4 कंपनीज की डोमिनेंस लगातार बढ़ती जा रही है और उनकी मोनोपोली गजब की बनी हुई है और ये डोमिनेंट पोजीशन में है। इवन ये प्राइसेस को डिक्टेट करती हैं, रूल ऑफ कॉमर्स को भी डिक्टेट करती हैं। इवन आप सर्च करते हो, सर्च इंजन का यूज़ करते हो, एडवर्टाइजिंग भी करते हो तो गूगल एडसेंस पे ही आप करते हो। इसी तरीके से आप देखोगे तो सोशल नेटवर्किंग है या पब्लिशिंग है, वो भी कहीं ना कहीं इन कंपनियों की डोमिनेंस ही बनाती हुई दिखाई दे रही है। गूगल की डोमिनेंस जो है वो आप देखोगे सेवरल डिजिटल वर्टिकल्स में है और उस पर कोई डिबेट की बात ही नहीं है। हर जगह पे आप देखो, चाहे आज यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो ये गूगल का ही सब्सिडियरी कंपनी है। तो इसके अलावा आप देखोगे सर्च इंजन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो स्मार्टफोन्स का वो एंड्रॉयड बेस्ड ही है, जो कि गूगल का ही है। इसी तरीके से ब्राउज़र की बात करोगे तो क्रोम के अलावा आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हो? बहुत रेयर है दूसरी कोई और यूज़ कर रहे हो, बाकी क्रोम सबसे ज़्यादा रिलाई करते हो। तो इस तरीके से इन टेक्निकल जाइंट कंपनीज पर लगातार एलिगेशंस लगते रहते हैं कि ये अपनी डोमिनेंस को अब्यूज़ करते हैं और बिजनेसेस को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर
गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है कि किसी भी तरीके से इन कंपनीज की मोनोपोली को रोका जाए, ठीक है, और मार्केट पावर को कहीं ना कहीं काम करने दिया जाए। यूएसए में जो दोनों पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स, वो दोनों मिलकर के इस चीज़ को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए रेडी हैं। तो ये एक अपने आप में कंटेंशियस इशू है, इसको जल्दी से जल्दी टैकल करने की ज़रूरत है। अब इसमें यहाँ पर वही चीज़ें रिपीट की जा रही है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि किस तरीके से बोला जा रहा है कि ये जो गूगल है या फिर ये जो गाफा जो 4 कंपनीज़ हैं, ये अपने हिसाब से कैसे टैकल करती है मार्केट को। वो इतना काम की चीज़ है नहीं, आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि हाइपर कंपटीशन लेकर के आना, अगर गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है तो क्या वाकई में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। क्योंकि आज आप ट्रेडिशनल वे में अगर कंपटीशन लाने की कोशिश करो तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। जबकि आज के टाइम पे आप बात किसकी प्लेटफॉर्म की कर रहे हो, टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ पर वो कंपनीज ऑलरेडी बहुत एडवांसमेंट कर चुकी हैं। ओके, तो एक लेजिटिमेट कंसर्न भी है लगातार बना हुआ कि किस तरीके से ये कंपनियां जो हैं एक बायस्ड फेवर करती हैं अपनी खुद की सब्सिडियरीज़ को, खुद की ही प्लेटफॉर्म पे। जैसे आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, ठीक है, तो वीडियोस तो और भी बहुत सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट गूगल के सर्च में किसको दिखाएगा, सबसे पहले यूट्यूब में दिखाएगा। तो आप देखो इस तरीके से कि इन कंपनीज़ की खुद की सब्सिडियरी में कितनी रिलेक्टेंस और कितनी बायसनेस है। इसी तरीके से क्या फ़ाइन लगाना एक डेटरेंस क्रिएट करेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि डेटरेंस क्रिएट करने के लिए और बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको टैकल करने की ज़रूरत है। ऐसे ही आप देखोगे कि एक्सेस में प्राइस आप चार्ज करते हो या फिर कोई भी ऐसा एफिशिएंट कंपोनेंट यूज़ करते हो जो कि प्राइसिंग को रूल करता है, ठीक है, तो क्या इस तरीके से गूगल जैसे एंटिटीज़ को हम क्वेश्चन करें कि भाई आप अपना जो रूलिंग जिस तरीके से करते हो या फिर जिस तरीके से आपकी फंक्शनिंग है, काम करते हो, उन कंपोनेंट्स को टैकल करना सही है या गलत है, या फिर कैसे करोगे, बहुत बड़े सवाल हैं। तो ये कई सवाल हैं जो अभी भी बहुत सारे, मतलब और भी इनमें सवाल निकलते रहते हैं जिनके कोई आंसर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही निकल के आता है जो पहले भी था कि भाई जो पॉलिसी इंटरवेंशन है दैट शुड बी ड्रिवन बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंपटीशन, नॉट कॉम्पिटिटर्स। कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए, ना कि कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ फुल प्रूफ रिलेशनशिप यूएसए और इंडिया। सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखते हैं क्या कहते हैं ये। देखो, चाइना लगातार लद्दाख फ्रंटियर में लगा हुआ है अपनी एग्रेशन दिखाने के लिए, और इसी के टाइम पे 2+2 डायलॉग होना, जिसमें डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है तो दूसरी तरफ दिल्ली है। तो आप देख सकते हो ये बायलैटरल रिलेशनशिप, जब चाइना लगातार एग्रेशन दिखा रहा है और इस तरीके के टाई अप रेगुलर बेसिस पे देखे जा रहे हैं, दैट मीन्स इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। एक तरीके से आप देख सकते हो ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में। एक टर्बुलेंस जो चल रहा है अभी इंटरनेशनल इकोनॉमी में इस कोरोना वायरस की वजह से, वो भी अपने आप में एक वाटरशेड इवेंट है। और उसके बाद में अगर इस तरीके की कॉपरेशन देखने को मिलती है जब चाइना को सब आड़े हाथ लेने में लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 मिनिस्टर्स, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, माइक पोम्पेयो और मार्क एस्पर, ये कहीं ना कहीं अपनी खुद की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको कंसोलिडेट करने की तरफ जाएंगे। तो दूसरी तरफ आप देखोगे अपने वाइड रेंजिंग जो प्रोग्रेस है, अलग अलग सेगमेंट में जो कॉपरेशन बन रहा है इंडिया यूएसए में, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और पर्टिकुलरली पिछले 4 सालों में जितना कुछ किया है यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन ने और एनडीए गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलकर के, तो आप देखोगे एक हायर लेवल मीटिंग होना, और वो भी उस टाइम पे जब आने वाले टाइम पे इलेक्शन होंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन है और जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेट हैं, उनमें से कौन आता है, अभी उस पर भी बादल मंडरा रहे हैं कि कौन आएगा। बट रियलिटी ये है कि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं चाइना को लेकर के एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, उसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंज आएगा। देखो, जो बाइडेन अगर आते हैं ना, तो ये बात ठीक है कि चाइना के साथ में अगर वो कॉपरेशन करते हैं तो इंडिया को एडजस्ट करना पड़ेगा, नो डाउट। बट जो बाइडेन आएंगे तो कुछ ना कुछ नए स्कोप भी तो खुलेंगे। वो कैसे खुलेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो, 2+2 डायलॉग है, ये जब तब हो रहा है जब 3 हफ्ते पहले ही क्वाड की फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी टोक्यो में। इसके अलावा आप देखोगे 5 आइज ग्रुपिंग है एक,
जिसमें 5 कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये 4 कंट्रीज़ जो हैं ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए काम करती रहती हैं कि ये जो ग्लोबल जाइंट कंपनीज है ना, जो अभी अपन ने गाफा वाला चीज़ देखा, वो ये उन कंपनीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एप्पल, फेसबुक, इन कंपनीज़ को कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ हैं ये लॉ इन्फोर्समेंट और एनक्रिप्शन पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आप देखो एक तरफ तो क्वेड की मीटिंग होना उसमें, और दूसरी तरफ इंडिया का पार्टिसिपेट करना इन 5 आईज की ग्रुपिंग में। ये लिख लेना भाई, 5 आईज पहली बार आया मेरे सामने, तो ज़रूर लिख लेना ये नाम आप, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं उठ के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। और जब बात आए ना इंडिया की अभी करंट सिनेरियो में पार्टिसिपेशन की, तो ये काम आते हैं एग्जाम्पल्स आप जब लिखो, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि किस तरीके से इंडिया अपने खुद के स्टैंड को चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली। यूएसए के साथ में टाई अप करना, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में टाई अप करना, और रही सही में आप देखो मालाबार एक्सरसाइज में यूएसए जापान के साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करना। तो क्वाड का रेलेवेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली ने वॉशिंगटन के साथ में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की हो। ये तो यूपीए के टाइम पे भी हो गया था, जब 2005 की समर्स में हमने बहुत सारे एक तरीके से डेवलपमेंट्स देखे थे। जैसे कि आपको पता है उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे यूएसए में, इधर थे मनमोहन सिंह जी। तो आप देखोगे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, जो बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के, वो जाते हैं यूएसए की विजिट पे। मनमोहन सिंह जी का आना जाना इस तरीके से, मतलब फिर न्यूक्लियर डील फाइनल आउट होती हुई दिखाई देती है। बट होता क्या है उस टाइम पे, यूपीए गवर्नमेंट देखो एक कोalition गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लीड कर रही थी नो डाउट, बट लेफ्ट पार्टीज जो थी वो भी कहीं ना कहीं उसकी मतलब सपोर्ट दे रही थी यूपीए गवर्नमेंट को, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट को। तो उस केस में क्या था, लेफ्ट पार्टीज आपको पता है यूएसए के बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगी, प्रो चाइना रहेंगी या प्रो यूएसएसआर रह सकती थी वो। तो उस केस में उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया कि हम हमारा सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे अगर आप यूएसए के साथ में कोई भी डील साइन करते हो। तो ऐसे करके फिर एक बार तो अबंडन कर दिया गया कि हम साइन नहीं करेंगे। बट होता क्या है, जैसे ही टाइम बीतता है थोड़ी सी शांत होती है, परिस्थितियाँ एकदम कंट्रोल में आती है, और यूएसए में जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनका टेन्योर भी कंप्लीट हो रहा था, सेकंड टेन्योर 8 साल का जो था उनका 2009 में। और उस टाइम पे फिर इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने अल्टीमेटली जो डील थी वो फाइनलाइज कर दी। तो आप देख सकते हो कि कितने डोलड्रम्स थे। तो यूपीए ने चाहा, बट आप समझ सकते हो कि विदाउट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी या मार्क्सिस्ट जो पार्टीज थी, उनके सपोर्ट के बिना मनमोहन सिंह जी खुद प्रधानमंत्री नहीं बन के रह सकते थे। तो उस केस में तो जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर वो डील कैसे कर सकते हैं, अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन करना है, कोई भी एग्रीमेंट साइन करना है। तो कहने का मतलब यूएसए के साथ में रिलेशनशिप अभी से नहीं बने हैं, यूएसए के साथ रिलेशनशिप यूपीए के टाइम से हमारे स्ट्रॉन्ग होते हुए चलते आ रहे हैं। और ये चीज़ हमने कल जो मैंने वो डाला था ना एक्सप्लेन पेज, उसमें यूएसए के बारे में पूरा डिटेल बताया, आप ज़रूर देखना, वो बहुत अच्छा आर्टिकल था, और पढ़ लिया हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट की बात किया करते थे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लगातार हम अभी भी देखते हैं कि यूएसए के साथ अगर हम चले जाएंगे तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चली जाएगी। बट एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी कोई भी सब्ज्यूम नहीं करता। सब हर तरीके में ये नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह ही बिहेव किया जाए। पहले यूएस जो कहे वही पाकिस्तान करता था, फिर सऊदी अरब ने डिक्टेट किया, अब चाइना जो कहता है वही पाकिस्तान करता रहता है। तो हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि आप आज इंडिया अगर यूएसए के साथ में रिलेशनशिप अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो केवल यूएसए के साथ थोड़ा ना कर रहा है, जापान के साथ भी है, यूके के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं ब्रेग्जिट के बाद में। आप देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ में रिलेशन, जो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से वोकल रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। आप देखो इधर साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, इनके साथ, इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशंस रिवाइव हो रहे हैं और भी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो एक तो जो लगातार लेफ्ट एक चीज़ को बोल करके प्रेशराइज करता रहा कि आप मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हो तो क्यों यूएसए की तरफ जा रहे हो, आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को कैसे छोड़ सकते हो जिसके बेसिस पे हमने हमारी इमेज बनाई है। तो कहने का मतलब हर तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा कैसे भी करके।
तो ये तो धन्यवाद देना चाहिए हमें यूएसए की परसेवरेंस को कि वो लगातार इस पूरे कोर्स में लगा हुआ था कि कैसे भी करके इंडिया के साथ में हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो, क्योंकि यूएसए को भी पता है कि चाइना का इमरजेंस उसके लिए थ्रेटनसम है। और रही सही में अब आप देख सकते हो कि ये तो अब तो प्रूव्ड है। तो आप देख सकते हो फिर बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो फाइनल होता है, जो उनका टेन्योर 2008 में, तो अल्टीमेटली डील साइन हो जाती है और आज उसी डील को कंटिन्यू करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। दैट मीन्स यूपीए गवर्नमेंट ने जो चीज़ डाली थी वो चीज़ अब एनडीए गवर्नमेंट भी कंटिन्यू करती जा रही है। अब बात ये आ जाती है कि हम पूरे इस डिप्लोमेटिक पूरे इस इंसिडेंट्स को या इस डांस को अगर देखें जो पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है, तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज जो पहले भी देखे जा चुके हैं और कुछ नई सर्कमस्टांसेस भी अभी बन रही हैं। तो हम इससे लेकर के कुछ अलग डायरेक्शन या कुछ स्टैंड आउट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर 3 स्टैंड आउट बताते हैं कि किस तरीके से यूएसए और इंडिया की रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग एंगल से हम स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला मिलिट्री क्राइसिस। अब देख रहे हैं नॉर्दर्न बॉर्डर पे जहाँ चाइना लगातार एग्रेशन दिखा रहा है, पिछले 6 महीने हो चुके हैं। तो ये चीज़ आप देखोगे तो यूपीए के टाइम पे कहीं ना कहीं दिल्ली ने अवॉइड किया। कहने का मतलब उस टाइम पे चाइना ने जो कहा उन चीज़ों को लेकर के हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट अभी क्या है, जो मोदी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने चाइना की तरफ से जो यूनिपोलर जो अपनी या यूनिलैटरली अपनी जो एग्रेशन चाइना हमेशा से दिखाता रहा है उसको रिजेक्ट किया है। 2017 में डोकलाम में भी किया था, तो 2019-20 में आप देखो, अभी 2020 में आप देख लो ईस्टर्न लद्दाख में भी रिजेक्ट किया है कि भाई हम आपकी वीटो पावर को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें आप देखो यूएसए के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं और कुवैत जैसी जो फॉर्मल जो मतलब एक तरीके से बातों में चलने वाले ग्रुप्स थे उनको भी सब्सटेंस मिलना शुरू हो गया। तो नंबर 1 तो मिलिट्री एग्रेशन की वजह से बायलैटरल कोऑपरेशन को एंगल से देखो। दूसरा, पेंडेमिक के सिनेरियो में देखो, जब कोरोना वायरस ने जैसे ही आउटब्रेक हुआ तो यूएसए ने तो सीधा चाइनीज़ वायरस बोलना शुरू किया था, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो आप देखोगे कि इसकी वजह से जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थी चाइना पे सबसे ज़्यादा, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अभी भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी रिसीड करना बहुत टाइम लगेगा चाइना को और दूसरी इकोनॉमीज़ को अपने आप को असर्ट करने में टाइम लगेगा। तो अभी भी आप देखोगे तो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। बट हुआ क्या, यूएसए ने चाइनीज़ वायरस बोल दिया और यूएसए ने जो ट्रेड वॉर ऑलरेडी चल रहा था उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। दूसरी तरफ दिल्ली ने भी मौका नहीं छोड़ा, अपनी बीजिंग के साथ में कॉमर्शियल टाइज को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। और रही सही में आप देखो लद्दाख में जब से एग्रेशन दिखाया है तब से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है। इस तरीके से आप देखो कितनी चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन कर दिया। चाइनीज़ कंपनीज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है एफडीआई के थ्रू तो उनकी भी रेगुलेशन टाइट कर दी। ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि एक कंडीशन क्रिएट कर दी है नई एक कॉन्वर्सेशन की कि इंडिया और यूएसए जो दोनों हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे फिर से आते हैं इस केस को लेकर के। तो आप देखो क्वाड प्लस ग्रुप में बात की और उसके अलावा और भी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, जैसे कि ब्राज़ील, इजराइल, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम। ये कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं चाइना की जो डोमिनेंस है ग्लोबल सप्लाई चेन से उससे परेशान है या फिर ओवर डिपेंडेंस को अवॉइड करना चाहते हैं। तो आप देखो कि किस तरीके से पेंडेमिक के बाद में भी एक अलग ही सिनेरियो बनता है जहां दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों के दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और बायलैटरल ट्रेड है वो भी दोनों के बीच में एक तरीके से सही एक नए मोड से शुरू होगा जहां पर चाइना को साइड कर दें। ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को ऐसे डिज़ाइन करना जहां पर चाइना को आइसोलेट किया जा सके। तो आप देख सकते हो दूसरा आ गया आपका कोरोना वायरस की वजह से शार्पन डिफरेंस बिटवीन यूएसए एंड चाइना एंड बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तीसरा फोकस जो है दैट इज क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेसिस पे। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई रियलिटी बन के आ रही है जिसमें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं, आपको ये पता होगा। तो आप जानो कि इसमें यहाँ पर मॉडर्न लाइफ को लेकर के भी हमारी कहीं ना कहीं कॉपरेशन आ रही है। आज हमारे यहाँ पर कल्चरल अगर इन्फ्लुएंस की बात करो तो अमेरिकन कल्चर ज़्यादा डोमिनेट करता है। एस्पिरेशन जो है अमेरिकन लाइफ की ज़्यादा है ना कि चाइनीज़ लाइफ की। तो वो देखो, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव देखो, पॉलिटिकल इकोनॉमी देखो, सोशल ऑर्डर देखो, हर एक जगह पे इंडिया और यूएसए के बीच में एक अलग ही टाई होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखोगे पिछले 2 दशकों की बात करें तो दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में बहुत सारी ऐसे इश्यूज थे जिनके बारे में कहीं ना कहीं दोनों में कन्फ्यूजन था और क्लैरिटी नहीं थी, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल्स को लेकर के।
क्योंकि आपको पता है NSG जैसे ग्रुप्स हो गए, NPT हो गई, ये इस तरीके की ट्रीटीज़ थी, वो कहीं ना कहीं इंडिया जैसे कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए थी कि भाई हम जो P5 हैं, UNSC में परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उन्हीं के पास में न्यूक्लियर वेपन होंगे, बाकी दूसरे कंट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं अपने वेपन को ख़त्म करना पड़ेगा। और उस टाइम पे ही फिर इंडिया ने 1974 में आपको पता है क्या कर दिया था, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था पोखरण में फर्स्ट। तो इस वजह से कहीं ना कहीं USA और इंडिया के बीच में डिफरेंस चल ही रहे थे। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि किस तरीके से जॉर्ज F कैनेडी के टाइम पे तो इंडिया की रिलेशनशिप कैसे थे नेहरू जी के साथ में, और फिर जैसे ही निक्सन बनते हैं, रिपब्लिकन होने के बावजूद भी निक्सन का कैसा बिहेवियर रहता है इंडिया और इंडियंस के अगेंस्ट, ठीक है। फिर आप देखोगे तो बिल क्लिंटन ने कैसा बिहेवियर किया, जबकि अब करंटली आप देखोगे तो जॉर्ज W बुश का बिहेवियर कितना शानदार रहा है इंडिया के लिए। और अभी आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं इंडिया को चाहे वैसे सपोर्ट ना किया हो, बट वोकली तो वॉशिंगटन हमेशा इंडिया के फेवर में आता रहा है। तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें तो। न्यूक्लियर इनिशिएटिव, अब सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव, वो बात अपने की कि कितनी ही परेशानियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ और वो आज भी कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। कहने का मतलब यूपीए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसको हमने कंटिन्यू अभी भी हम देख सकते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं इन पे कि इस तरीके से एंगेजमेंट्स हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप तो जो है वो अब तो उनका टेन्योर लास्ट चल रहा है, अब आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बस पॉइंट ही आ जाता है। देखो अमेरिका में कभी भी कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो 4 साल के लिए इलेक्ट होता है और उसको कोई भी सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है लेजिस्लेशन की, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि भाई जब तक लोकसभा में आपको पूरा आपके पास मेजॉरिटी है तब तक आपकी सरकार चलेगी, लोकसभा में मेजॉरिटी हटी आपकी सरकार गिर जाएगी। बट USA में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट को कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ की सेनेट की या फिर वहाँ की कांग्रेस की जो दोनों हाउसेज है वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि 4 साल यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट चलती है। और अगर फिर भी जो बाइडेन भी अगर इलेक्ट होकर के आते हैं ना, तो माना कि कहीं ना कहीं आपको थोड़े से इश्यूज में स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। बट चाइना का जब पॉइंट आता है ना, तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टैंड पे मिलते हैं। और रही सही में जो बाइडेन का अगर पास्ट एक्सपीरियंस हम देखें तो आप देखोगे कि जो बाइडेन इंडिया के फेवर में रहे हैं। जैसे कि ओबामा के टाइम पे जो बाइडेन जो थे, ओबामा क्या थे, ओबामा खुद ही एक तरीके से डेमोक्रेट थे, ठीक है, और जो बाइडेन भी डेमोक्रेट थे। तो इनसे जब ओबामा से जब मीटिंग हुई PM मोदी की, तो उस टाइम पे जो बाइडेन का रिलेशनशिप अच्छा था, समझ रहे हो। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं कंटिन्यू देखी जा सकती है। तो बाइडेन ओबामा मीटिंग हुई 2014 से 16 के बीच में, तो आप देखो डेमोक्रेटिक विक्ट्री हुई या ना हुई वो एक मैटर नहीं है, बट मैटर ये करता है कि इंडिया की रिलेशनशिप ओबामा से भी अच्छी थी, तो अभी ट्रंप से भी अच्छी है, तो बाइडेन से भी अच्छी रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल स्टांसेस हैं, उनमें बाइडेन थोड़ा सा चेंज करे। तो आप ये भी तो देखो, क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन जो आज पूरा विश्व देख रहा है, उस केस में अगर जो बाइडेन कंट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पे ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया, तो वो भी तो अपने को थोड़ा प्लस कंसिडर करना चाहिए ना। तो कहने का मतलब यही आर्टिकल में राइटर के द्वारा कि भाई कुछ चीज़ों पे आपको चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी तो खुलेंगी। इसलिए डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी इलेक्ट होकर के आए हमारे लिए फेवरेबल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मेक बोर्ड एग्जाम्स इररिलेवेंट। हो क्या रहा है आपको पता ही है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। राइटर हैं ऋषिकेश BS। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 कॉलेजेस के लिए एडमिशन्स की जब बात शुरू हुई तो पता पड़ा कि 100% तक भी कट ऑफ मार्क्स गए। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में एक इक्वालिटी का माहौल नहीं है, एक पार्टीशनशिप या एक गैप देखा जा सकता है। क्योंकि जहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात आए और अच्छी एजुकेशन जब तक हम हमारे यूथ को नहीं देंगे, तो ना तो वो एम्प्लॉयबल होंगे, ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने लायक होंगे, ना इंटरनेशनली वो कहीं पर अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करने लायक रहते हैं। तो इसमें आप देखोगे ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें आयशा 2018-19 की, तो दिल्ली में ग्रोस एनरोलमेंट रेट जो है वो है 46.3% एज़ कम्पेयर टू नेशनल जो कि 26.3 है। ये डेटा आप लिख लेना नेशनल वाला तो ज़रूर, कि नेशनल ग्लोबल एनरोलमेंट रेशियो कितना है 26.3%, और ले जाना कितना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है नई, उसके बेसिस पे
50% तक लेके जाना। तो आप देख सकते हो अभी भी ऑलमोस्ट 50% और इंक्रीमेंट करना है जितना हमारे पास में कैपेसिटी है। तो आप देख सकते हो दिल्ली में लगभग 18 से 23 साल के जितने बच्चे हैं उसमें हर दूसरा बंदा जो है वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जाना चाहता है और एनरोल होता भी है। बट आप देखोगे यूथ की जो एस्पिरेशंस है कि हमें क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले, एक कहते हैं ना कि एक रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम आगे हमारे फ्यूचर को अच्छे से ग्रोथ पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ा सकें। तो ये जो कट ऑफ है ना 100% तक जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है। चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे साइंस स्ट्रीम में कोई एडमिशन लेना चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, या सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप अगर कहीं पे एस्पायर करता है कि हाँ मैं एडमिशन लूँ, तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये अपने आप में एक ग्रेव सिचुएशन निकाल के लेके आता है कि हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम में कितने रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। आज अगर दिल्ली में हम देखें और उसके साथ में आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को कहीं ना कहीं हम बढ़ाना चाह रहे हैं और उसको लेकर के जाना चाह रहे हैं और अपर लेवल तक। और रही सही में हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 2030 तक क्या है कि कैसे भी करके 50% तक हमें एनरोलमेंट इंश्योर करना है कंट्री में। तो उसमें आप, और दूसरी चीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी आई वो भी 100% एनरोलमेंट की बात करती है स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे। अब आप देखो स्कूलिंग में अगर एडमिशन ज़्यादा है और 100% तक आप लेकर के जाते हो तो स्कूल वाले बच्चे सारे ही तो कोई आप कह सकते हो कि कोई सॉरी वोकेशनल कोर्सेज करके कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे नहीं। ज़्यादातर लोग तो एस्पायर करेंगे ना जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो हायर एजुकेशन सिस्टम में एंटर होने के लिए, तो उन लोगों के लिए स्पेस ही नहीं है। तो ये कैसे मैनेज हो पाएगा, इसके लिए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी 50% तक करने की बात कर रही है ग्रॉस एनरोलमेंट को, जो कि नेशनल ग्रॉस एनरोलमेंट कितना चल रहा है अभी आपको पता है 26% की नियर बाई। तो लगभग 35 मिलियन सीट्स और बढ़ाने की ज़रूरत है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और अगर इस तरीके से ही कट ऑफ मार्क्स बढ़ते रहे तो आप देख सकते हो, हम इमेजिन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से आगे और समस्याओं का सामना करेंगे और उनको क्वालिटी एजुकेशन से दूर रखा जाएगा। बेशक एजुकेशन लेंगे बट क्वालिटी एजुकेशन से जब उनको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा परेशानियाँ, और जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं ना, वो फिर डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट होने से बिल्कुल भी दूर नहीं है, ये मान के चलो आप। रही सही में आने वाली जनरेशन्स को अगर मौके नहीं दिए गए प्रॉपरली, उनको अगर एक बैलेंस्ड वे में एडमिशन का या फिर जो प्रोसेस उनको मिलना चाहिए जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन को एक्सप्लोर कर सके, तो वो डिसएन्चेंटेड होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, इस पूरे सिस्टम से कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे, अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे। रही सही में आप देखो 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40,000 कॉलेजेस हैं इंडिया में। तो आप ओवरऑल देखोगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं, जैसे मैं बात करूं, आप बात कर लो जैसे राजस्थान में बात कर लो, राजस्थान यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, या और स्टेट की कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटीज़ ने 1000 से ज़्यादा कॉलेजेस को एफिलिएशन दे रखा है। तो क्या एक कॉलेज के लिए या फिर एक यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ डिसाइड करे, उसका इम्पैक्ट दूसरे पे जाना चाहिए कि नहीं? फिर इसके लिए आपने इक्वल प्लेटफॉर्म तैयार किया कि नहीं, कि ये बहुत बड़े सवाल हैं। ठीक है, आप देखो जो ये बड़ी कॉलेजेस हैं जहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, आप वहाँ पे देखोगे तो केवल 16.3% एनरोलमेंट ही होता है, और 16.3% कॉलेजेस ऐसी हैं जहाँ पर 100 स्टूडेंट भी नहीं है। तो आप देखो जहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 50% ग्रॉस एनरोलमेंट को ले जाना चाहती है, तो कितने ज़्यादा रिफॉर्म्स की लाने की ज़रूरत है। जहाँ पर कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर 3000 4000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ 16.3% ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर 100 स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। रही सही में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या फिर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो, वहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, कॉलेजेस इस्टेब्लिश की जाएगी। साथ में आप देखोगे कि एफिलिएशन की बात करें तो जो डिग्री ग्रांटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, उनको यूनिवर्सिटी एफिलिएशन भी देगी। तो आप देखोगे तो टारगेट अल्टीमेटली ये है कि सीट्स तो बढ़ानी ही पड़ेगी, 3000 सीट्स तक आपको एटलीस्ट ले जाना चाहिए जितनी भी कॉलेजेस है, जहाँ पर क्या है एक सिस्टम ऐसा बनेगा कि आप कॉम्प्लीमेंट कर सको कोर्सेज में। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप देखो कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज है,
अब इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल इंजीनियरिंग की अलग अलग स्ट्रीम्स चल रही है और कुछ नहीं। अब उनको ह्यूमैनिटीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं दिया जा रहा। अब ह्यूमैनिटीज़ की अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी लैब के तरीके से छोटा सा सेगमेंट डाला हुआ है, जो आज हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना, वो आप इंजीनियरिंग का सिलेबस उठा के देखना। आप तो क्या पता थोड़ा बहुत रिफॉर्म आ गया हो, मैंने देखा था कि उसमें आप देखोगे कि केवल एक लेबोरेटरी के नाम पे ह्यूमैनिटीज़ है, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देते हैं, पूरी सोसाइटी पढ़ा देते हैं, पूरा कुछ। और आपको पता है इस तरीके की लैब्स को इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियस भी नहीं लेते हैं। तो उन लोगों में एक ह्यूमैनिटी वाला जो एक जील होनी चाहिए वो समझ ही नहीं आती उन लोगों को कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या फिर इस तरीके से ह्यूमन राइट्स होते हैं, क्या हमारी सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है। तो वो जो चीज़ें हैं ना कि आप इनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करो, जिससे कि बच्चे को हर एक तरीके से वो जो चाहे उस तरीके का उसका एक्सप्लोरेशन हो, उसके यहाँ पे माहौल बना हुआ रहना चाहिए ह्यूमैनिटीज़ वाला भी। ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटीज़ वाला इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग वाले को ह्यूमैनिटीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, तब जा कर के ह्यूमन वेलफेयर भी आएगी, तब जा कर के हमारी एजुकेशन और ब्रॉडन होगी, तब जा कर के हमारे यूथ जो हैं वो स्किल भी होंगे, एंटरप्रेन्योरियल भी होंगे और एम्प्लॉयबल भी होंगे। बट अगर ये लगातार चलता रहा ना, जिस तरीके का बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड करना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, प्रॉब्लम अगर हमें वाकई में सॉर्ट आउट करनी है तो कट ऑफ वाली चीज़ें हैं, इसको रूट आउट करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस चीज़ को एनविसाज भी करती हुई दिखाई देती है। देखो, जब स्कूल छोड़ो या फिर हायर एजुकेशन को छोड़ो, उस टाइम पे आप एंट्रेंस दो और जब भी वो एग्जिट करे तो उस टाइम पे एग्ज़ाम हो, तो उससे आप चेक करो वाकई में कि बच्चा कैसा परफॉर्म करना चाह रहा है। और सीबीएसई ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की कि 10th के बोर्ड एग्जाम्स को ऑप्शनल कर दिया जाए। बट आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, और हो सकता है कि आप सीबीएसई के ही स्टूडेंट हो, सीबीएसई से पढ़े हुए, तो आपको आइडिया होगा कि पेरेंट्स ने फिर भी कहीं ना कहीं बोर्ड्स को ही अडॉप्ट करने की कोशिश की। रीज़न बीइंग क्योंकि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, उन्होंने इस चीज़ के लिए ऑप्शनल छोड़ दिया। और वही बात है कि बोर्ड करेगा बच्चा तो अच्छा स्कोर लेकर के आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो एडमिशन अच्छे स्कूल में अच्छी जगह पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो विशियस साइकिल है ना, ये कंट्री में लगातार बनता जा रहा है, जहाँ पे पेरेंट्स भी प्रेशर में है, स्टूडेंट्स केवल पढ़ाई के चक्कर में या बुक्स के एक घेरे में फंसे हुए रह जाते हैं। उनकी जो स्किल्स होनी चाहिए, दूसरी खुद की डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, और बहुत सारी स्किल्स हो गई, सॉफ्ट स्किल्स में अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत सारे फील्ड्स हैं। केवल एक यही नहीं कि मार्क्स के बेसिस पे आप जज करो, उसके लिए हमें डाइवर्सिफाइड मैनर में आगे बढ़ना चाहिए। देखो, जब बच्चा स्कूल छोड़े तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है कि यार स्कोर कितना है, परसेंट कितने आए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाते हो तो भी यही देखते हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए देखते हो तो वो भी यही देखते हो। तो कहीं ना कहीं इस लेज़ी प्रोसेस को हटाना पड़ेगा और एक्टिवली बच्चों को चेक करने की ज़रूरत है कि वाकई में वो हायर एजुकेशन को एस्पायर करना चाह रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड के लायक हैं या नहीं है। तो केवल बोर्ड एग्ज़ाम्स है ना, उनके अलावा और असेसमेंट को भी हमें सेट करने की ज़रूरत है। स्कूल्स को छोड़ते टाइम पे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, एक असेसमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, ओके, परफॉर्मेंस देखी जाती है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सारी में। अब इसकी जगह क्या किया जाए कि आप 9th से 12th तक के जो पूरा परफॉर्मेंस है बच्चे का वो देखो, केवल 12th का स्कोर मत देखो, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, उनके बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे क्लास में असाइनमेंट्स दिए गए हैं, टेस्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट्स का, या पोर्टफोलियो किस तरीके से डेवलप्ड है। कहने का मतलब पूरा एक स्पेक्ट्रम कवर होना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, राइट। हायर एजुकेशन में आप देखोगे तो एक एंटायरली डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका असेसमेंट होना चाहिए, उनका बेस क्या है, वो क्या चाहते हैं। और एडमिशन प्रोसेस हमारा ऐसा होना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट को क्लियरिटी मिले। ठीक है, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स हमारे यहाँ पर होने चाहिए हायर एजुकेशन में, जिससे कि स्टूडेंट अपने आप को खुद से जज करे कि वाकई में यहाँ पे मुझे आना है कि नहीं आना। केवल कट ऑफ हो गई फिर एडमिशन ले लो, फिर बाद में पता पड़ता है यार इस सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट का ही नहीं है, समझ गए। तो इन चीज़ों को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस चीज़ को एनविसाज भी करती है कि कैसे भी करके असेसमेंट रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है स्कूल लेवल पे। और आप देखोगे बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम अब रेडेंडेंट हो जानी चाहिए। इससे क्या है कि बच्चे को एक लिबरल माहौल मिलेगा, आर्ट्स बेस्ड अगर हायर एजुकेशन सिस्टम में भी जाएगा तो वो अच्छे से परफॉर्म करे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, और साथ में अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर्डनेस भी दिमाग में रखे एप्लीकेंट की। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो अपने पूरे
कोर्स में, मतलब अपनी जो हायर एजुकेशन से पहले की एजुकेशन है उसमें अच्छे से परफॉर्म पहले से करता है वो, और वहीं पे एक वेल अवेयर्ड और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमने नहीं किया ना रिफॉर्म्स को, तो बहुत सारे यूथ ग्रेजुएट भी होंगे और आप देखोगे उनकी ना तो कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट लेने की, ना उनमें स्किल होगी, ना कहीं जाके अपने को आपको खुद को जॉब दिलाने की। समझ गए? तो इस तरीके से ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।